हाँ भाई, अपन पढ़ रहे हैं कामायनी के बारे में। जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। ये एक प्रबंध रचना है। कैसी रचना है? प्रबंध रचना है। ठीक है, प्रबंध रचना है और ये एक नायिका प्रधान महाकाव्य है। ठीक है, नायिका प्रधान, इसके अंदर नायक नहीं प्रधान है। कौन प्रधान है? नायिका प्रधान है। तो प्रबंध रचना पहली बात हो, और ये महाकाव्य है, ध्यान रखना। प्रधान, भाव प्रधान महाकाव्य है, नायिका प्रधान महाकाव्य है। ठीक है, तो नायिका प्रधान महाकाव्य है, भाव प्रधान महाकाव्य है, नायिका प्रधान महाकाव्य, भाव प्रधान महाकाव्य। टोटल इसके अंदर सर्ग कितने? 15 सर्ग हैं। इनका क्रम ध्यान रखना है। 15 सर्ग के आप 3-3 के 5 जोड़े बना लीजिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 जोड़े कैसे बनाओगे देख लीजिए। चिंता, चिंता आशा श्रद्धा, एक तो जोड़ा ये बना लीजिए आप। चिंता आशा श्रद्धा, चिंता आशा श्रद्धा, चिंता आशा श्रद्धा। दूसरा बना लीजिए आप काम वासना लज्जा, काम वासना लज्जा, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा। काम मतलब 4-5 बार ऐसे बोलोगे ना, याद हो जाएगा। चिंता आशा श्रद्धा, मतलब इस वाले को तो ऐसे याद रख दो कि चिंता नहीं करनी है आपको, आशा रखनी है भगवान में। भाई आशा है, अपने श्रद्धा रखो भगवान में, नौकरी लगी जाएगी। तो चिंता आशा श्रद्धा, चिंता आशा श्रद्धा। काम वासना लज्जा, काम वासना लज्जा, इससे दूर रहो आप। काम वासना लज्जा, कर्म करते रहो, किसी से ईर्ष्या करनी नहीं है। तो कर्म ईर्ष्या ईड़ा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा। और स्वप्न संघर्ष निर्वेद, और स्वप्न का संघर्ष है ही, चल ही रहा है, अपना स्वप्न है नौकरी लगना। तो स्वप्न संघर्ष और निर्वेद मतलब शांत होता है, शांत निर्वेद। तो स्वप्न संघर्ष निर्वेद। और दर्शन रस्य आनंद, दर्शन के जो रस्य हैं, दर्शन रस्य आनंद, दर्शन रस्य आनंद, दर्शन रस्य आनंद। ठीक है, और निर्वेद, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, कर्म ईर्ष्या एड़ा। सबसे बड़ा कौन सा है? दर्शन सबसे बड़े, दर्शन सबसे बड़े, और वासना सबसे छोटा काम है। तो ऐसे याद रख लो। 15 सर्ग एकदम अच्छे से याद हो गए होंगे, आशा करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में कश्मीरी जो शैव दर्शन है ना, उसकी स्थापना। कश्मीर शैव दर्शन का नाम क्या है? प्रत्यभिज्ञ, या प्रतिभिज्ञ भी पढ़ा है मैंने कहीं पर। तो प्रत्यभिज्ञ, प्रत्यभिज्ञ कश्मीरी शैव दर्शन की स्थापना की है कामायनी में। तो कामायनी प्रसाद ने किसकी स्थापना की है? जो प्रत्यभिज्ञ शैव दर्शन है ना, इसकी स्थापना कामायनी में की गई है। कामायनी को रूपक महाकाव्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो कामायनी को क्या बोलते हैं? रूपक महाकाव्य भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कामायनी के संपूर्ण कथानक में प्रतीकात्मकता मिलती है। जो कामायनी का संपूर्ण जो कथानक है ना, इसके अंदर प्रतीकात्मकता मिलती है। क्या मिलती है? प्रतीकात्मकता मिलती है। ठीक है, तो कामायनी को रूपक महाकाव्य कहते हैं। और इसके कहने की वजह क्या है? इनके कथानक में प्रतीकात्मकता बहुत है, इसी वजह से। तो प्रतीकात्मकता ज़्यादा होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? रूपक महाकाव्य है। हर जगह प्रतीक के प्रतीक खुलते हैं, पात्र से लेकर घटना और स्थान, ये सारे के सारे प्रतीकों में खुलते हैं इनके अर्थ। ठीक है, और देख लीजिए इसके अंदर समरसतावाद और आनंदवाद की स्थापना। तो समरसतावाद और आनंदवाद की स्थापना, समरसतावाद और आनंदवाद की स्थापना करना कामायनी का मुख्य उद्देश्य रहा। भाई किसी प्रकार के समरसतावाद स्थापित हो, आनंदवाद की स्थापना हो, ये कामायनी का मेन उद्देश्य रचना करने का यही है। ठीक है, और डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को क्या कह दिया? कथा रूपक बोल दिया। क्या बोल दिया? कथा रूपक। तो कथा रूपक कहा है? क्या कहा है? कथा रूपक। किसने? नगेंद्र ने। किसको कहा? कामायनी को। तो कामायनी को कथा रूपक कहने वाला कौन है? कामायनी को कथा रूपक किसने किया? नगेंद्र ने कहा है। ठीक है, तो नगेंद्र ने कामायनी को कथा रूपक की संज्ञा दी है। तो नगेंद्र कामायनी को कहता है कथा रूपक, कथा रूपक। ठीक है, तो ये कथा रूपक और कौन कह रहा है? नगेंद्र कहता है। और नगेंद्र क्या कहता है? कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। तो काव्य आत्मा की क्या है? संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये कौन कहता है? नगेंद्र कहता है कि काव्य आत्मा की
संकल्पनात्मक अनुभूति है। ठीक है, तो मतलब ये काव्य को अनुभूति मान रहा है। वो किसकी अनुभूति है? आत्मा की जो संकल्पनात्मक अनुभूति है। ठीक है, तो आत्मा की संकल्पनात्मक आत्मा से जोड़ता है काव्य को। नगेंद्र क्या करता है? काव्य को आत्मा से जोड़ रहा है, क्योंकि काव्य की आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति मान रहा है काव्य को। ठीक है, तो काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति मानता है नगेंद्र। ठीक है, कामायनी की प्रतीक जो योजना है, कामायनी की प्रतीक योजना देखो केवल पात्र ही नहीं है, प्रतीक योजना में सिर्फ पात्र ही नहीं बल्कि घटनाएं और स्थान भी अपना प्रतीकात्मक महत्व रखता है। ठीक है, तो अपन ये सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कामायनी में सिर्फ पात्र ही प्रतीकों में खुलते हैं। पात्र ही नहीं है बल्कि जो भी घटनाएं हैं या जो स्थान है वो भी प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं अपना अपना। ठीक है, जैसे मनु के बारे में, मनु किसका प्रतीक है? तो ये ध्यान रखना, तो मनु मन का प्रतीक है, मनोमय कोष में स्थित जीव का प्रतीक है। मनोमय जो मन को मोहित कर दे, तो मनोमय कोष में स्थित जीव का प्रतीक है। ठीक है, तो मनु किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है, और मनोमय कोष में स्थित जीव का प्रतीक है। मुक्ति विरोध तो मनु को अलग ही बताते हैं। मुक्ति विरोध कहते हैं कि ध्वस्त जो सामंती व्यवस्था है ना, उसके पीछे जो अवशेष बच गए वो क्या है? मनु है। तो मुक्ति बोध कहता है मनु को ध्वस्त सामंती व्यवस्था का अवशेष। ठीक है, तो मुक्ति बोध क्या कहता है? मनु को ध्वस्त सामंती व्यवस्था का अवशेष कहता है मुक्ति बोध। ठीक है, मुक्ति बोध मनु को ध्वस्त सामंती व्यवस्था का अवशेष कहा है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा, श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और हृदय की रागात्मक वृत्ति का प्रतीक है। श्रद्धा और किसके? भाई हृदय का प्रतीक हो गया। अब हृदय में कैसी वृत्ति आ रही? रागात्मक वृत्ति। तो हृदय की रागात्मक वृत्ति का प्रतीक है। तो श्रद्धा क्या है? हृदय की रागात्मक वृत्ति का प्रतीक है। श्रद्धा नव जागरण की भी प्रतीक है। देखो श्रद्धा एक तो हृदय का प्रतीक है, एक हृदय की रागात्मक वृत्ति का प्रतीक है और एक नव जागरण का भी प्रतीक है, नव जागरण का। तो श्रद्धा नव जागरण का भी प्रतीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो श्रद्धा किसकी प्रतीक है? नव जागरण की भी प्रतीक है। श्रद्धा नव जागरण की प्रतीक है। श्रद्धा नव जागरण की भी प्रतीक है। अब अपन बात करते हैं ईड़ा की। ईड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि की का प्रतीक कौन है? ईड़ा। और बुद्धि को भी कैसे बताए हैं? व्यावसायिक बुद्धि है। बुद्धि भी कैसी है? व्यावसायिक बुद्धि है। व्यावसायिक बुद्धि है। ठीक है, तो बुद्धि भी कैसी है? व्यावसायिक बुद्धि है। बुद्धि भी कैसी? व्यावसायिक बुद्धि है। ठीक है, और मानव, ये आधुनिक मानव पीढ़ी का प्रतीक है। मानव किसका प्रतीक है? आधुनिक जो मानव पीढ़ी है ना, इसका प्रतीक है। आधुनिक मानव पीढ़ी का प्रतीक है। आधुनिक मानव पीढ़ी का प्रतीक है। तो आधुनिक मानव पीढ़ी का प्रतीक है। मानव किसका प्रतीक है? आधुनिक जो मानव पीढ़ी है, आधुनिक मानव पीढ़ी का प्रतीक है। तो मानव किसका प्रतीक है? आधुनिक जो मानव पीढ़ी है उसका प्रतीक मानव है। सोमलता, देखो सोम का मतलब होता है अमृत। ठीक है, और अमृत लता मतलब बेल होती है, तो अमृत एकदम कंटिन्यूस बह रहा है, कंटिन्यूस है। तो सोमलता क्या है? भोग हो रहा है। तो भोग का प्रतीक कौन है? सोमलता किसका प्रतीक है? भोग का प्रतीक है। ठीक है, तो भोग का प्रतीक, सोमलता किसका प्रतीक है? भोग का प्रतीक है। ठीक है, अब आता है वृषभ। वृषभ देखो अपन जब भी मंदिरों में जाते हैं महादेव के, तो वहाँ नंदी भी पहरा लगा रहे होते हैं। तो वृषभ किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। तो वृषभ किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक। वृषभ धर्म का प्रतीक। अब सोमलता जो भोग है, सोमलता मतलब भोग, भोग से जो भी आवृत धर्म है, तो भोग सोमलता से आवृत वृषभ है, इसको क्या कहेंगे? भोग संयुक्त धर्म का प्रतीक। भोग संयुक्त धर्म का प्रतीक, जिसका उत्सर्ग करना है मनुष्य को, क्या करना है? इसका उत्सर्ग करना। किसका? भोग संयुक्त धर्म का प्रतीक है कौन? सोमलता आवृत वृषभ। अब भोग संयुक्त धर्म का प्रतीक जिसका मनुष्य को क्या करना है? उत्सर्ग करना है और चिर आनंद में लीन हो जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर कामायनी में क्या आया? आसुरी और किलात भी आए हुए हैं शब्द।
आसुरी और किलात। क्या है? आसुरी, किलात। आसुरी और किलात। तो आसुरी मतलब आसुरी शक्ति कहते हैं ना, कोई नहीं, राक्षसी वृत्ति का है। तो आसुरी और किलात मतलब राक्षसी वृत्ति का प्रतीक है। तो राक्षसी वृत्ति के प्रतीक है, राक्षसी वृत्ति के प्रतीक है। ठीक है। अब उषा किसका प्रतीक है? उषा नव जागरण का प्रतीक है। उषा किसका प्रतीक है? नव जागरण का। तो उषा नव जागरण का प्रतीक है। और एक भी अपने और पढ़ा था, देखो, नव जागरण का प्रतीक श्रद्धा भी क्या थी? नव जागरण का प्रतीक था। ठीक है, श्रद्धा भी नव जागरण का प्रतीक, उषा भी क्या है? नव जागरण का प्रतीक है। ठीक है। हिम जो संस्कृति है, हिम संस्कृति, हिम संस्कृति, हिम संस्कृति मतलब जड़ता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जड़ता। हिम मतलब बर्फ है, बर्फ जमा हुआ है, तो ऐसे याद कर लो कि हिम संस्कृति मतलब जड़ता का प्रतीक है। ठीक है। जगी वनस्पतियाँ, जो जगी, जो नवोदित युवा वर्ग है, नवोदित वर्ग का, समाज में नवोदित वर्ग का प्रतीक है। ठीक है। तो ये जगी वनस्पतियाँ हैं, वो क्या है? नवोदित वर्ग का प्रतीक है। नवोदित वर्ग का प्रतीक है। जगी वनस्पतियाँ नवोदित वर्ग का प्रतीक है। जगी वनस्पति किसका प्रतीक है? समाज में नवोदित वर्ग का प्रतीक है। सारस्वत प्रदेश की घटना, ये कोई घटना है, सारस्वत प्रदेश की घटना। किसकी घटना है? सारस्वत जो प्रदेश है, तो सारस्वत प्रदेश की घटना ये प्रजातंत्र के जो भावी आंदोलन को व्यंजित करता है। सारस्वत प्रदेश में कोई घटना हो गई थी जो प्रजातंत्र का जो भावी आंदोलन करने वाले हैं उसको व्यंजित करता है। तो प्रजातंत्र के भावी आंदोलन को व्यंजित करने वाला कौन सा प्रदेश की बात की गई कामायनी के अंदर? तो सारस्वत प्रदेश की बात की गई है। तो सारस्वत प्रदेश, ठीक है, जो भावी प्रजातंत्र के भावी आंदोलन को व्यंजित कर रहा है। तो सारस्वत प्रदेश की जो घटना है, सारस्वत प्रदेश की घटना। अब एक यहाँ कारण बताया जाएगा कि भी ये कैसी रचना है, अपने कामायनी कैसी रचना है? मिथकीय है, मिथकीय या पौराणिक रचना है या कुछ और है? तो ये मिथकीय और पौराणिक है, क्योंकि जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण क्या है? एक ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद का एक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शुक्ल यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ है। अब इसके अंदर कितने कांड हैं, कितने अध्याय हैं? तो इसके अंदर कितने कांड है भाई? 14 कांड है। कितने कांड है? 14 कांड है। ठीक है। तो इसके अंदर 14 कांड हैं। अध्याय कितने? 100 अध्याय हैं। अब इसके पहले ही कांड में, ठीक है, इसका जो पहला कांड है, इसके 8वें अध्याय में, कौन से अध्याय में? 8वें अध्याय में किसकी घटना दे रखी है? जल प्रलय की घटना दे रखी है। तो जल प्रलय की घटना 8वां अध्याय है। पहला कांड है, 8वें अध्याय में जल प्रलय की घटना मिलती है। जल प्रलय की जो घटना है, इसको आधार बनाकर ही कामायनी की रचना की गई है। तो जल प्रलय की जो घटना है, इसको आधार बनाकर ही कामायनी की रचना की गई है। ठीक है। तो किसी घटना को आधार बनाकर अगर कोई रचना हो रही है तो वो क्या हो जाएगी? मिथकीय या पौराणिक घटना हो जाएगी, या पौराणिक रचना हो जाएगी। ठीक है। तो मिथकीय या पौराणिक रचना, मिथकीय या पौराणिक रचना कौन सी होगी? कामायनी। और क्या है मिथकीय रचना में? भाई मिथकीय रचना में होता क्या है? अतीत के माध्यम से वर्तमान की जो जीवन की समस्याएं होती हैं उसी को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है। तो मिथकीय रचना में क्या करते हैं? अतीत के माध्यम से वर्तमान जीवन की समस्याओं की अभिव्यक्ति होती है। भाई जो अतीत, अगर अपन कोई किसी का सहारा ले रहे हैं, जैसे रामायण महाभारत, या कोई जैसे शतपथ ब्राह्मण, यहाँ पर ये सहारा लिया है ब्राह्मण ग्रंथ का, तो इसको सहारा लेकर क्या किया है? अतीत हो गया वो। तो अतीत के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं की अब अगर अभिव्यक्ति कर रहे हैं इसके माध्यम से, तो ऐसी रचना में आधुनिक भावबोध की बहुत ज़्यादा प्रबलता रहती है। तो आधुनिक भावबोध की प्रबलता मिलती है। ठीक है। आधुनिक भावबोध की प्रबलता मिलती है। कामायनी की जो पहली पंक्ति यही है। तो कामायनी की पहली पंक्ति क्या है? हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर, हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर क्या करना है? हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर भाई, तो हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, बैठ शिला की शीतल छाह, तो बैठ शिला की शीतल छाह। तो अपने को क्या करना है? हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर, हिमगिरी के उत्तंग उत्तुंग उत्तुंग उत्तुंग,
हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाहा। ठीक है, ये इसकी पहली पंक्ति है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर सबसे प्रथम पंक्ति मतलब शिखर, शिखर मतलब प्रथम। ठीक है, तो पहली पंक्ति क्या हो जाएगी, शिखर पे जाना है, पहले ही पहला फर्स्ट रैंक, तो उत्तुंग शिखर का आ जाए ना। अपने को कहते ये पहली पंक्ति कौन सी है, तो शिखर जरूर आएगा पहली पंक्ति के अंदर, उत्तुंग शिखर पर। ठीक है, अंतिम पंक्ति में जड़ आ गई, जड़ आ गई मतलब पीछे रह गया, अंतिम लास्ट में ये हो गया जड़ या चेतन। तो समरसते जड़ चेतन सुंदर साकार बना था। समरसते जड़ चेतन, समरसते जड़ चेतन सुंदर साकार बना था। समरसते जड़ चेतन, समरसते जड़ या चेतन सुंदर, सुंदर साकार बना था, सुंदर साकार बना था। ठीक है, तो सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलासती, चेतनता एक विलासती आनंद अखंड घना था। चेतनता एक विलासती आनंद अखंड, भाई चेतनता एक विलासती आनंद अखंड घना था। ठीक है, तो ये अंतिम है, अंतिम में ये जरूर मिलेगा, आनंद अखंड घना। चेतनता एक विलासती आनंद अखंड घना था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। कामायनी शांत रस की प्रधान रचना है। कामायनी शांत रस की प्रधान रचना है। ठीक है, तो कामायनी में कौन सा रस है, शांत रस है, ये ध्यान दे देना है। कामायनी में शांत रस प्रधान है, कामायनी शांत रस की प्रधान रचना है। ठीक है, इसका जो मूल उद्देश्य है कामायनी का, मूल उद्देश्य क्या है, समरसतावाद और आनंदवाद, समरसतावाद और आनंदवाद की स्थापना। तो कामायनी का मूल उद्देश्य क्या है, समरसतावाद और आनंदवाद की स्थापना। प्रसाद ने कामायनी में व्यवहारिक जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद अपने प्रसाद कामायनी में क्या करता है, व्यवहारिक जो जीवन दर्शन है, तो व्यवहारिक जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति करता है। प्रसाद कामायनी में क्या करता है, व्यवहारिक जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति करता है। कामायनी प्रसाद की श्रेष्ठ दार्शनिक रचना है मतलब इसकी श्रेष्ठ दार्शनिक रचना कह सकते हो, श्रेष्ठ दार्शनिक रचना है कामायनी। प्रसाद की श्रेष्ठ दार्शनिक रचना कौन सी है, कामायनी है। तो व्यवहारिक जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है, कामायनी के अंदर मिलती है। कामायनी को शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है, और शांतिप्रिय जो द्विवेदी है ये क्या कहता है, छायावाद का उपनिषद कहता है। ठीक है, छायावाद का उपनिषद कौन सा है, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है कामायनी को। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले कौन है, शांतिप्रिय द्विवेदी। कौन है, शांतिप्रिय द्विवेदी। और क्या कहते हैं, छायावाद का उपनिषद। छायावाद की प्रतिनिधि रचना कौन सी है, पूरे छायावाद की प्रतिनिधि रचना है, ध्यान रख लेना ये। इसलिए ये कामायनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये छायावाद की प्रतिनिधि रचना है कामायनी। तो छायावाद की प्रतिनिधि रचना कौन सी है, कामायनी है। ठीक है, कामायनी को लिखने में प्रसाद को कितने वर्ष का समय लगा, 8 वर्ष का, ये ध्यान रखना कितने समय लगा, 8 वर्ष का। तो कामायनी को प्रसाद को लिखने में समय कितना लग गया, 8 वर्ष का समय लग गया, ये ध्यान देना। तो 8 वर्ष का समय लग गया। सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका में चिंता सर के कुछ अंश छपे थे। तो सबसे पहले तो अपने को पता है इसके 15 सर्ग है, कौन कौन से, चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, काम, वासना, लज्जा, कर्म है, ईर्ष्या है, ईड़ा है, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये इसके 15 सर्ग हो गए। ठीक है, इसका जो पहला जो सर्ग है चिंता सर्ग, ये सुधा पत्रिका में छपा था 1928 के अंदर, और ये पूरा नहीं छपा था, कुछ अंश ही थे इसके। ठीक है, कुछ अंश ही इसके अंदर छपे थे, और 1935 ईस्वी में कामायनी प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो 1935 ईस्वी में कामायनी कब प्रकाशित थी, 1935 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो पहला चिंता सर्ग है वो कौन सी पत्रिका में छपा था, ये भी अच्छा सवाल है कि सुधा पत्रिका कब छपा था, 1928 में छपा था। ठीक है, तो ध्यान देना। लज्जा सर्ग की पंक्ति, लज्जा सर्ग की जो पंक्ति है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लज्जा सर्ग इसका कौन सा, देखो काम वासना, छठा सर्ग है ये। ठीक है, ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है।
तो लज्जा सर्ग में लिखा हुआ है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। नारी तुम केवल क्या हो, श्रद्धा हो, कहाँ पर, विश्वास रजत नग पग तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। विश्वास रजत नग पग तल में, विश्वास रजत नग पग तल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो। अब इसके अंदर भी रूपक अलंकार आ जाएगा क्योंकि सी आ गया ना। तो पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कहाँ बहाना है, जीवन का जो सुंदर समतल है वहाँ पर आपको पीयूष स्रोत की तरह बहना है। तो नारी, ये लज्जा सर्ग के अंदर लज्जा, ये आपको ध्यान रखना, ये आ जाएगा ये कौन से सर्ग की पंक्ति है, तो आपको ये कर लेना है। तो पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ठीक है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कामायनी में साम्यवाद की दबी हुई गूंज सुनी जा सकती है। मतलब कामायनी में साम्यवाद की, मार्क्सवाद की बात हो रही है कि दबी हुई गूंज, मतलब इस समय आने लग गया, कहने का मतलब प्रगतिवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद। तो दबी हुई गूंज, कामायनी में जो साम्यवाद की दबी हुई गूंज सुनते कौन है भाई, ये शुक्ल जी सुन रहे हैं। देखो तो कामायनी में साम्यवाद की दबी हुई गूंज की बात कौन कर रहे हैं, शुक्ल जी कर रहे हैं। तो शुक्ल जी कर रहे हैं। ठीक है। तो कामायनी में साम्यवाद की दबी हुई गूंज सुनी जा सकती, कौन कह रहे हैं, शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है। और क्या बात हो रही है, शुक्ल जी ने क्या कहा है, पुरातनता ये एक निर्मोख सहन करती न प्रकृति पल एक। पुरातनता का ये निर्मोख सहन करती न प्रकृति पल एक। मतलब पुरातनता का जो ये निर्मोख है, निर्मोख मतलब कैचुली मतलब वो आते ना जो सांप वगैरह पुराना होते ही मतलब उसको त्याग देते हैं। तो पुरातनता का ये निर्मोख सहन करती न प्रकृति पल, प्रकृति एक पल भी मतलब पुरातनता को, पुराने चीज़ों को सहन नहीं करती है। नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में एक, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं, मतलब हर रोज नया, कुछ नया नया। तो नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में एक। तो परिवर्तन में एक, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में एक। पुरातनता का ये निर्मोख सहन करती न प्रकृति पल भर, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में एक। ये भी बात कही है। तो ये हो गया। अब ये लज्जा सर्ग की बात होगी। अब चिंता सर्ग में क्या है, चिंता सर्ग के बारे में यही ध्यान रखना है कि आला छंद में रचित है। कौन से छंद में रचित हैं, आला छंद में रचित हैं। सबसे पहले कौन सी पत्रिका में, तो सुधा पत्रिका 1928 के अंदर कुछ अंश ही छपे थे। ठीक है। और कामायनी को छपने में कितने वर्ष लगे, 8 वर्ष लगे थे। आनंद सर्ग सखी छंद में रचित है। आनंद सर्ग सखी छंद में रचित है क्योंकि सखी छंद किसका प्रिय छंद है, प्रसाद का प्रिय छंद ही सखी छंद है। तो आनंद सर्ग, इसके अंदर आनंद सर्ग कौन सा है सर्ग भाई, सबसे लास्ट वाला, दर्शन रस्य आनंद। तो सबसे लास्ट वाला सर्ग यही है, 15वां सर्ग। कामायनी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, कामायनी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। तो कामायनी में क्या देख सकते हो, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। ठीक है। और ये आपको एक और पंक्ति आ गई है, शक्ति के विद्युत कण विकल व्यक्त बिखरे हैं हो निरुपाय। मतलब ये है कि शक्ति के जो विद्युत कण विकल व्यक्त बिखरे हैं हो निरुपाय। अगर कोई शक्ति के विद्युत कण हैं अलग अलग रूप से बिखरे हुए पड़े हैं तो उसका कोई उपाय नहीं, निरुपाय है। समन्वय करके समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अगर इनका समन्वय कर लिया जाए तो समस्त विजयनी मानवता हो जाए, मतलब पूरी मानवता जीत जाती है। तो इसका अर्थ आप समझ में होंगे। तो शक्ति के विद्युत कण विकल व्यक्त बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय करके, समन्वय इनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। यह आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। पंत कहता है अगर मैं कामायनी लिखता, पंत का ये निबंध है। पंत का निबंध क्या है कि अगर मैं कामायनी लिखता तो क्या बन जाता, तू मान बन जाता क्या पंत। तो पंत कहता है अगर मैं कामायनी लिखता, ये निबंध के रूप में कहता है। कामायनी एक पुनर्विचार तो मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्विचार तो क्या हो जाएगा, मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध। ठीक है। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन,
तो पुनर्मूल्यांकन कर रहे हो। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन मतलब राम स्वरूप चतुर्वेदी से पुनर्मूल्यांकन करवा रही हो। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद का ही पुनर्मूल्यांकन करवा दो, तो जिसको शुक्ल जी ने वरीयता में सबसे पहले रखा पंत, इसे करवा लो। तो छायावाद का पुनर्मूल्यांकन कौन है? पंत जी। ठीक है। कामायनी का मूल्यांकन और मूल्यांकन, फिर तो भाई इंद्रनाथ मदान को बुलाओ। ठीक है। तो कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन, कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन, कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन, तो इंद्रनाथ मदान। ठीक है। तो मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार में, मुक्तिबोध का कामायनी एक पुनर्विचार है, इसके अंदर कामायनी की फेंटेंसी परक व्याख्या की है। तो फेंटेंसी के लिए जाने जाते हैं मुक्तिबोध, वैसे भी मतलब असंभावी जो भी संसार की अभिव्यक्ति होती है ना, वो उसे फेंटेंसी कहते हैं। तो कामायनी एक पुनर्विचार है, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध का है, और इसके अंदर फेंटेंसी परक व्याख्या की है मुक्तिबोध ने। अब देखिए कामायनी के बारे में, कामायनी काम गोत्रजा होने से कामायनी श्रद्धा काम की पुत्री को कहा है। तो कामायनी काम गोत्रजा होने से, भाई कामायनी क्या है, गोत्र क्या है, काम गोत्रजा होने से कामायनी श्रद्धा, कामायनी कौन है? श्रद्धा है। तो कामायनी काम की पुत्री को कहा है। कामायनी किसकी पुत्री को कहा है? काम की पुत्री। काम की पुत्री कौन है? कामायनी। ठीक है। और ये निवासी कहाँ की है? कहाँ की निवासी है? तो गांधार जो अफगानिस्तान में पड़ता है वहाँ की। कामायनी कहाँ की निवासी है? गांधार अफगानिस्तान की। ठीक है। ये कामायनी के संबंध में बातें की गई हैं। अब नोट में देख लो, प्रसाद के जो उपन्यास हैं वो भी देख लो, प्रसाद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। 3 उपन्यास वाली बात है, एक अपूर्ण है। तो कंकाल, तितली और इरावती। तो 3 में कौन से? कंकाल 1929 के अंदर है। ठीक है। तितली 1934 के अंदर है, और इरावती 1936 के अंदर, जो कि अपूर्ण है। तो कंकाल 1929, तितली 1934 और इरावती 1936, जो कि क्या है? अपूर्ण है। तो इरावती 1936 अपूर्ण है, तितली 1934 और कंकाल 1929। कंकाल, तितली, इरावती। प्रसाद लगभग 70 कहानियाँ लिखी। कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 70 कहानियाँ। प्रसाद ने 70 कहानियाँ लिखी हैं, जो इनके 5 कहानी संग्रह में संकलित हैं। और कहानी संग्रह कितना है? 5। कहानी कितनी है? 70 हैं। कहानी संग्रह कितने हैं? 5। 500 का क्रम भी ध्यान रखना है, नाम भी याद रखना है। ठीक है। तो छाया है, प्रतिध्वनि है। ठीक है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी है। ठीक है। ये चीज़ें, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो 5 इसके जो कहानी संग्रह हैं देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो छाया 1912 में, छाया कब? 1912 में। प्रतिध्वनि 1926 के अंदर, आकाशदीप 1929 के अंदर, आंधी 1931 के अंदर, इंद्रजाल 1936 के अंदर। तो छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926 के अंदर, प्रतिध्वनि 1926 में, और आकाशदीप 1929 के अंदर, आंधी 1931 के अंदर, और इंद्रजाल 1936 के अंदर। ये इनके 5 कहानी संग्रह हैं, जिसके अंदर 70 कहानियाँ लिखी गई हैं। ठीक है। इसकी जो पहली कहानी, प्रसाद की पहली कहानी का नाम क्या है? ग्राम है। और अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती है। पहली कहानी किस में छप रही है? हिंदू पत्रिका में, 1911 में। हिंदू पत्रिका के तो ये 2 जने थे 1909 के अंदर, अंबिका प्रसाद गुप्त और भाई साहब अपने जयशंकर प्रसाद। ठीक है। तो अंतिम कहानी सालवती है, जो कि वैसे जीवन की समस्या पर लिखी गई है 1936 के अंदर। ठीक है। अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती है। कब लिखी? 1936 के अंदर। किन के जीवन पर लिखी गई है? तो वैश्या होती है, वैश्या की जीवन पर लिखी गई, वैश्या जीवन की जो क्या क्या समस्याएं आती हैं उसके ऊपर लिखी गई है सालवती। कब लिखी? 1936 में, सालवती 1936। और पहली जो कहानी है ग्राम लिखी है 1911 में, प्रकाशित हुई है हिंदू पत्रिका में। ठीक है। प्रसाद के कथन क्या है? लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात की अवधारणा, लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात की अवधारणा, मनुष्य की शुद्धता में महानता का संदेह। लघुता के प्रति, एक तो ये लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात
की अवधारणा, लघुता के अगर कोई चीज़ छोटी है फिर भी उसके प्रति कैसा दृष्टिपात, साहित्यिक दृष्टिपात की अवधारणा, लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात की अवधारणा। ठीक है, और क्या है, मनुष्य की शुद्धता में महानता का संधान, मनुष्य की शुद्धता में मनुष्य की शुद्धता में महानता का संधान कर रहे हैं। तो मनुष्य की शुद्धता में महानता का संधान, मनुष्य की शुद्धता में महानता का संधान। ठीक है, मनुष्य की शुद्धता, अगर मनुष्य शुद्ध है तो महानता का संधान अपने आप हो जाएगा। मनुष्य की शुद्धता में महानता का संधान, ये प्रसाद का कथन है। और कौन सा है, लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात की अवधारणा, ये भी प्रसाद का कथन है। एक घूंट, ये प्रसाद की एकांकी है। एक घूंट 1929 के अंदर आई है। ठीक है, तो एक घूंट कब पिया, 1929 के अंदर। और ये क्या है, एकांकी है। एकांकी एक पुल्लिंग शब्द है, ये भी ध्यान रखना है। हिंदी की पहली एकांकी भी एक घूंट को भी माना जाए। प्रसाद की जो एक घूंट एकांकी है 1929 के अंदर आई है, इसी को ही हिंदी की पहली एकांकी माना गया है। हिंदी की पहली एकांकी है यह, हिंदी की पहली एकांकी मानी जाती है। हिंदी की पहली आधुनिक एकांकी, अब देखो हिंदी की पहले एकांकी तो एक घूंट होगी जो 1929 में आएगी। अब मॉडर्न जो भी एकांकी आई है वो कौन है, बादल की मृत्यु 1930 के अंदर, राम कुमार वर्मा। ये भी ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 साल का ही तो फर्क है। तो हिंदी की पहली जो आधुनिक एकांकी कब आई 1930 के अंदर आई। और किसकी है, राम कुमार वर्मा की है। और बादल की मृत्यु हो रही है, बादल की मृत्यु है। ठीक है, तो बादल की मृत्यु आधुनिक एकांकी है। हिंदी की पहली आधुनिक एकांकी कौन सी है, बादल की मृत्यु 1930, राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रसाद का काम कंप्लीट।